मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में जैसे मैंने आपको बताया था इस चैप्टर का मेन पार्ट यानी फर्स्ट पार्ट हम पढ़ने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में। ठीक है, सो यहाँ पे आने से पहले मैं कुछ चीज़ें क्लियर कराना चाहता हूँ। एक्जैक्टली ऑसिलेशन है क्या और किस तरीके से मैंने बताया था। जैसे अल्टरनेटिंग करंट में जो साइनोसाइडल वेव हम यूज करते हैं उसके इक्वेशन हम इस ऑसिलेशन के इक्वेशन से लिख सकते हैं। सेकंड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएम वेव्स है, वेव्स को हमको रिप्रेजेंट करना है, साउंड वेव को रिप्रेजेंट करना है। ये रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको इक्वेशन के फॉर्म में कैसे दिखाएंगे, वो धीरे धीरे स्टेप वाइज हमें पढ़ना है, इक्वेशंस पढ़ना है। बट वो इक्वेशंस एग्जैक्टली जनरेट कैसे हुए, क्योंकि वो जो मोशन है वो ऑसिलेटरी मोशन है, बराबर। और उस ऑसिलेटरी मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई ना कोई इक्वेशंस होंगे और वही इक्वेशंस की स्टडी हमें इस चैप्टर के अंदर करना है। ये रिसेंट लेक्चर में मैंने आपको बताया हुआ है। क्लियर है सबको? अब आगे क्या है, ये डायग्राम तो आपने देखी है, ये आपको पॉज करके ड्रॉ करना है, थोड़ी देर में मैं जब बताऊंगा तब। सबसे पहले ये जो मोशन है ऑसिलेटरी मोशन, इसको मैं पीरियोडिक मोशन भी बोलता हूँ। कौन सा मोशन बोल रहा हूँ? पीरियोडिक, द मोशन विच रिपीट इटसेल्फ ड्यूरिंग आफ्टर सम टाइम इंटरवल, और वो एक पर्टिकुलर पीरियड पे होते रहता है, रिपीट होते रहता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, यू सी अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, पीरियोडिक मोशन, बराबर। सेकंड, अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, पीरियोडिक मोशन, बराबर 365 डेज 6 आवर्स बताया था मैंने। ये जो टाइम लग रहा है अर्थ को घूमने के लिए सन के अक्रॉस, अर्थ को घूमने के लिए खुद के अक्रॉस, वो एग्जैक्ट फिक्स है, इसीलिए पीरियोडिक मोशन। जैसे कि अपने क्लास के बैक बेंचर को छोड़ दो, बराबर, वो वैसे भी रेगुलर आते हैं, और जो स्टूडेंट रेगुलर आता है उसका टाइम पीरियड फिक्स होता है। सुबह उठना, इतने बजे घर से निकलना, यहाँ जाना, यहाँ पे ये लेक्चर करना, 2 लेक्चर हो गए तो फिर ब्रेक लेना, बाथरूम की तरफ जाना, खड़े रहना, एंजॉय करना, वापस आना, फिर नीलेश सर का लेक्चर करना, पूरा लेक्चर होने के बाद घर जाना, खाना खाना, सो जाना, है ना रेगुलर, बराबर। यानी पीरियोडिक मोशन क्या बोलेंगे? पीरियोडिक मोशन। इसमें टाइम जो है वो फिक्स है। मीन्स क्या कि एम्पलीट्यूड बढ़ना कम होना ये एक पर्टिकुलर टाइम में होता है, फिक्स टाइम में, इसीलिए इस मोशन को पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। और ये ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन है। क्या पूरे के पूरा ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन है क्या? नहीं, पूरा का पूरा ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन नहीं हो सकता। क्या पूरे पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन है क्या? जेडब्ल्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इज पीरियोडिक मोशन इज ऑसिलेटरी मोशन और इज ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक मोशन। तो दोनों केस में हम ये नहीं बोल सकते कि पीरियोडिक मोशन जो है वो ऑसिलेटरी मोशन ही है, ऐसा नहीं, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी है, समझे। और पूरे के पूरे ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन है ये भी कंफर्म नहीं, क्योंकि इसमें भी एक और पैरामीटर आता है। जस्ट इसको ही समझते हम कि पूरे के पूरे ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन है क्या। एक एग्जांपल मैं लेता हूं, ओके। एक एग्जांपल ऐसा है कि मैंने एक स्प्रिंग लगाया और इस स्प्रिंग के ऊपर एक मैंने पत्थर कनेक्ट कर दिया, पत्थर पता स्टोन बताया आपको, स्टोन लगा दिया है, एक वेट लगाया और वेट को ऐसे खींचा और छोड़ा तो ऑसिलेशन शुरू। अब ये जो ऑसिलेशन है कंटिन्यूअसली ऐसे ही रहेंगे कि धीरे धीरे कम होंगे, एम्पलीट्यूड इसकी क्या हो जाएगी, यानी ये पीरियोडिक हुआ क्या? नहीं, इसमें क्या पैरामीटर कम हुआ? इसमें इस चीज में एक चीज है कि ये इसका एम्पलीट्यूड टाइम वाइज कम कर रहा, बट पीरियोडिक है क्या? फिर ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर डैम्पिंग फैक्टर है। डैम्पिंग फैक्टर यानी एयर रेजिस्टेंस है, उसको रिड्यूस कर रहा है, फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस उस वेट को ऑसिलेट करने से एम्पलीट्यूड उसकी कम कर रहा है।
समझे? तो मोस्ट ऑफ दी प्रॉब्लम्स अगर ऑसिलेशन के अंदर आएंगे और तुमको बोलेंगे कि पीरियोडिक मोशन वाले प्रॉब्लम है, तो उसमें एयर रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट करना पड़ेगा, ये दिमाग में डाल दो। ये जेडब्ल्यू पॉइंट ऑफ व्यू से था। तो हम ये स्टेटमेंट बोल नहीं सकते कि पूरी की पूरी ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन है। बच्चे क्या करते हैं, हाँ पीरियोडिक मोशन का टॉपिक में लिखा था, ऑसिलेशन में तो हाँ होगा नहीं है। जो चीज मैंने अभी बताई यानी डैम्प्ड ऑसिलेशन बताया, क्या बताया? डैम्प्ड ऑसिलेशन, जिसमें एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम हो रही। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उस चीज को? अगर वेव फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो देखो इस चीज को मैं धीरे धीरे, क्या हो रहा है कि एम्पलीट्यूड में धीरे धीरे कम हो रहा है और एक टाइम पे खत्म हो जाती है। तो हर ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन नहीं होती, पर और साथ में हर पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन नहीं, क्या नहीं है, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी पीरियोडिक मोशन है। तो ये सब चीजें ध्यान में रखना है आपको, ठीक है? तो ये हमारा जनरल टॉपिक था पीरियोडिक मोशन के बारे में। पीरियोडिक मोशन की डेफिनेशन नोट्स के अंदर दी हुई है, टॉपिक वर्ड टू वर्ड, वो आपको पढ़ना है, मैं अभी भेज दूंगा इसके साथ नोट्स में। अब मेन टॉपिक पे आते हैं हम कि हमें एग्जैक्टली पढ़ना क्या था। लास्ट लेक्चर में मैंने टॉपिक छोड़ा था वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। और जैसे कि अभी तक के जितने भी डेरिवेशन हमने किए, पहले हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड किया, फिर उसके ऊपर से वेलोसिटी फाइंड की, उसके ऊपर से एक्सीलरेशन फाइंड किया। जैसे कि x को मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है डिस्प्लेसमेंट, कोई डाउट इसमें? x क्या है? डिस्प्लेसमेंट। और v क्या है? वेलोसिटी। क्या है v? वेलोसिटी। सो v इज इक्वल टू क्या होता है? dx/dt। तुमने पढ़ा है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या होता है? वेलोसिटी। एक्सीलरेशन क्या होता है? इज इक्वल टू dv/dt। ये क्या होता है? dv/dt। बट ये जो v है हमने अभी लिखा dx/dt, तो मैं d/dt यहाँ से रखता हूँ और इनटू में ये v की जगह लिखता हूँ dx/dt। तो ये इसे मैं d2x क्या लिख सकता हूँ? dt²। और ये होता है हमारा एक्सीलरेशन। ये लास्ट लेक्चर में यानी कि मैंने इसके पहले आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है ये। पर अब हम जो ऑसिलेशन पढ़ रहे हैं, बिठा देता हूँ मैं, ये इसको नोट डाउन करना है, पॉज करो, वीडियो को नोट डाउन करो इस चीज को, बराबर। पर इस वीडियो में आगे में हमें जब डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो हमारा सीक्वेंस कैसे होगा? तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे फोर्स। फोर्स पता है? नहीं पता होगा तो धक्का देकर दिखाता। पता है सबको फोर्स? दूसरा, फोर्स से मैं फाइंड करूंगा एक्सेलरेशन। तीसरा, एक्सेलरेशन से फाइंड करूंगा मैं वेलोसिटी, और वेलोसिटी से फाइंड करूंगा मैं डिस्प्लेसमेंट। आ गए हम वही टॉपिक पे कि हमें यही चीजें फाइंड करनी थी और तुमको पता है फोर्स से फाइंड करना है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन फाइंड करना है, एक्सेलरेशन यहां से मिल गया f/m, मिल गया। वेलोसिटी फाइंड करना है तो v = इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी। बस इस तरीके से मैं डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकता हूँ और यही हमारा आगे का टॉपिक रहेगा, ठीक है? तो हम पहले फोर्स पढ़ते हैं, फिर एक्सेलरेशन पे आते हैं, फिर वेलोसिटी पे आते हैं और फिर डिस्प्लेसमेंट पे आते हैं, ठीक है? सो सबसे पहले व्हाट इज फोर्स इन ऑसिलेशन? ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है वो फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स बोला जाता है। कौन सा फोर्स बोला जाता है? रिस्टोरिंग फोर्स। आप सबको पता है। तो ये फोर्स को पढ़ने के लिए डायग्राम हमें पता होना अच्छे से जरूरी है। तो अब वीडियो को वॉच करो और वॉच करने के बाद इस डायग्राम को अच्छे से ड्रॉ करो, क्योंकि हम इसी डायग्राम से अच्छे से ऑसिलेशन का फोर्स पढ़ने वाले हैं। ओके, चलो ड्रॉ करो जल्दी से। ओके, डायग्राम अगर विजिबल नहीं है तो आप अपने बुक के अंदर से डायग्राम को देख सकते हो, सिंपल। अब देखो यहाँ पे मैंने सबसे पहले 3 केसेस है, हम देखते हैं A, B और C, 3 केसेस। सबसे मेन यानी कि मेन पोजीशन वाली केस है केस नंबर B। B में क्या किया है मैंने? एक स्प्रिंग कंसीडर किया
जो कि रिलैक्स मोड में। कैसी है? रिलैक्स मोड। रिलैक्स मोड पता है, स्प्रिंग आपने चुराया है, पहले पेन के अंदर से निकाला है, बराबर उसके साथ खेले हो आप स्प्रिंग के साथ, वही स्प्रिंग मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ, और इस स्प्रिंग के एक एंड पे कनेक्ट कर दिया एक ब्लॉक विच इज हैविंग मास m, और यहाँ पे मैंने फोर्स दिया हुआ है 0। अब 0 फोर्स तुमको पता है, मैक्सिमम स्टूडेंट को उतने मार्क मिलते हैं, ठीक है। तो ये जो 0 फोर्स है उस वजह से इसका कोई भी डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं। अब मैं आता हूँ केस नंबर ए पे, मींस ए पे, बराबर। तो ए केस में क्या हुआ है कि मैंने इसी ब्लॉक को एक पर्टिकुलर फोर्स से इधर खींचा। कितने डिस्प्लेसमेंट से खींचा? x, बराबर। अब यहाँ पे जब खींचने के बाद आप इमेजिन करो एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को मैंने ऐसे खींचा, यहाँ तक खींचा। अब मुझे बताइए, जैसे मैं ये यहाँ से यहाँ तक खींचा, कितने डिस्प्लेसमेंट खींचा? x। ये ब्लॉक को छोड़ा तो वो जगह पे अपने वापस जाएगा, कौन से डायरेक्शन में? डायरेक्शन में। यानी क्या है कि जब मैं इस ब्लॉक को इधर खींचता हूँ तो इसके अंदर यानी स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स स्टोर होता है जो कि इसे वापस अपनी जगह लेकर जाता है, इसलिए इसे रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं, बराबर। यानी क्या है कि मेरा पहला पोजीशन वो पोजीशन जिसे मैं मीन पोजीशन बोलूंगा, कौन सी पोजीशन बोलूंगा? मीन पोजीशन। मैंने उसे एक डिस्प्लेसमेंट करा, इसे इस ब्लॉक को डिस्प्लेस करा। कितना डिस्प्लेस करा? x। तो इस ब्लॉक के अंदर एक फोर्स जमा हुआ और उस फोर्स को मैं बोलूंगा रिस्टोरिंग फोर्स। कौन सा फोर्स बोलूंगा? रिस्टोरिंग फोर्स, जो उसके अंदर जमा हुआ, बराबर। अब ये फोर्स की डायरेक्शन मैंने ये दी हुई है, बराबर नहीं है क्या? अभी मैं इधर ब्लॉक खींचूंगा तो ये अंदर ही जाएगा ना, बराबर। यानी कि मैं अगर ब्लॉक को इधर खींच रहा हूँ तो वो ब्लॉक अंदर ही जाएगा, तो फोर्स उसका कौन से डायरेक्शन में? अंदर के डायरेक्शन में। उसी तरीके से सिमिलरली अगर मैंने ब्लॉक को इधर खींचा, कितना खींचा? x, बराबर। तो ये बॉक्स वापस अपनी जगह जाएगा, यानी इसका फोर्स का डायरेक्शन कौन सा रहेगा? ये, बराबर, रिस्टोरिंग फोर्स, बराबर। अब ये फोर्स और ये फोर्स अच्छे से अगर देखेंगे, बराबर, तो इस दोनों फोर्स में F, बराबर, और इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? x। मींस क्या कि x डिस्प्लेसमेंट किया, वापस F उतना ही आया, बराबर। x डिस्प्लेसमेंट किया, F उतना ही आया, यानी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। अगर मैं फोर्स और बढ़ाऊंगा और x होगा, या फिर हम बोलेंगे a और x करूंगा और फोर्स बढ़ेगा। सिंपल, समझना है। स्प्रिंग आपने पेन के अंदर से निकाला, थोड़ा सा दबाया, x, थोड़ा सा ही फोर्स लगेगा। जोर से दबाया, जोर से लगेगा। जितना ज्यादा x बढ़ाओगे उतना क्या बढ़ेगा? F। इस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। पर वो क्या रहा है, फोर्स जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x देख रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि जब मैं इस ब्लॉक को ये डायरेक्शन में डिस्प्लेस करा रहा हूँ, x इस डायरेक्शन में है तो मेरा फोर्स इस डायरेक्शन में है। सिमिलरली यहाँ पे देखते, अगर मैंने इस डायरेक्शन में ब्लॉक को ढकेला तो फोर्स इस डायरेक्शन में आ रहा, मींस क्या है कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स कौन से डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में। और अपोजिट डायरेक्शन दिखाना है तो हमें यहाँ पे कौन सा साइन होना जरूरी है? माइनस। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x। और इन दोनों को इक्वेट करने के लिए मैं एक कांस्टेंट लेता हूँ जिसे मैं बोलता हूँ k। k इज एनी कांस्टेंट, बराबर। तो k माइनस kx, तो ये हमारा फोर्स का इक्वेशन हुआ कि फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस kx, बराबर। और इसी को फोर्स कांस्टेंट बोला जाता है। k को क्या बोला जाता है? फोर्स कांस्टेंट, समझे? तो 4F इज इक्वल्स टू माइनस kx कैसे आया? आपको ये डायग्राम से समझ में आया। इसे नाम दिया गया है स्प्रिंग मास ऑसिलेटर। आप आपके बुक में देख सकते हो, इसको नोट्स के अंदर आप देख सकते हो कि इसे स्प्रिंग मास ऑसिलेटर बोलते हैं। सिंपल है, पॉइंट O पे पहले हमारा ब्लॉक था जिसे
जिसे मैंने मीन पोजीशन बोला, x डिस्प्लेसमेंट किया यहाँ पे और यहाँ पे दोनों पे x है यानी एम्पलीट्यूड सेम, x डिस्प्लेसमेंट किया बराबर, यानी क्या p पोजीशन पे गया तो p पोजीशन हमारे लिए क्या हो गई, एक्सट्रीम पोजीशन। कौन सी पोजीशन हो गई, एक्सट्रीम पोजीशन बराबर। और फिर उसी को अगर हमने इधर ढकेला यानी कौन से पोजीशन पे लेकर गया q, तो q भी हमारे लिए क्या हो गया, q भी हमारे लिए क्या हो गया, एक्सट्रीम पोजीशन। यानी यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक मीन पोजीशन है जिसे मैं वो बोलूंगा और दो एक्सट्रीम पोजीशन है p और q। तो हम वेव को भी ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, देखो अच्छे से, ये मीन पोजीशन है, कौन सी पोजीशन, मीन, ये है एक्सट्रीम पोजीशन और ये है एक्सट्रीम पोजीशन। एक ये डायरेक्शन में है, एक ये डायरेक्शन में है और एक बीच में, समझे। तो इस तरीके से हम धीरे धीरे वेव के इक्वेशन की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो अभी हमारा सिंपल रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला जनरेट हुआ है, F = -kx। आपको नोट डाउन करना है, जल्दी से नोट डाउन कीजिए। सो F = -kx। सो हमारा नया डेरिवेशन हम पढ़ेंगे, ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर लीनियर SHM। दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि ये SHM है क्या, नोट मैंने लिखकर दिया हुआ है। ऑसिलेटरी मोशन इज आल्सो कॉल्ड एज सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM। सिंपल हार्मोनिक मोशन दैट इज SHM। ये SHM हम पढ़ने वाले हैं आगे, ठीक है। इसकी डिटेल में इस डेरिवेशन के बाद यानी नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा कि एग्जैक्टली हमने ऑसिलेटरी मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी SHM क्यों बोला, और उसी के लिए हमें डिराइव एक्सप्रेशन यानी डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना होगा, क्योंकि यही डिफरेंशियल इक्वेशन से मैं आगे में डेरिवेशन कर सकूंगा यानी एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकूंगा, जो कि हमारा पहला पार्ट है इस चैप्टर का। सो डिफरेंशियल इक्वेशंस फाइंड करने के लिए हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है जो कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ है, F = -kx। तो हम बोलेंगे क्या कि वी नो दैट, क्या वी नो दैट कि F = -kx। बट फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। Now we know that what is acceleration? It is dv/dt, rate of change of velocity with respect to time। मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 बोल दूंगा बराबर, और यही इक्वेशन बाद में भी काम में आने वाला है, तो इक्वेशन नंबर 2 ये हमारे लिए। तो A = हमारा क्या हो गया, dv/dt बराबर, एंड V क्या होता है, dx/dt, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये dx/dt मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो मुझे मिलता है एक्सेलरेशन A = d/dt, दैट इज dx/dt, जो मैंने अभी थोड़े देर पहले पढ़ाया था और पॉज कर लिखने के लिए बोला था बराबर। तो हम लिखेंगे A = d2x/dt²। किसी को इसमें डाउट है, फिर से देखो, हमें पता है फोर्स = क्या होता है, -kx, रिस्टोरिंग फोर्स, फोर्स कांस्टेंट, डिस्प्लेसमेंट। पर अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन सबको पता है। अब ये जो फोर्स है इसमें से जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन होता है dv/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये dx/dt ये v के जगह रखा और उसे लिखा d/dt dx/dt, और उन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने एक्सेलरेशन को लिखा d2x/dt²। इसे मैं इक्वेशन 2 में लिख सकता हूँ। सो पुट दिस इन इक्वेशन 2, we get what we get F = mass into acceleration, what, d2x/dt²। In doubt, F = m into a, d2x/dt²।
dt स्क्वायर। अगर फोर्स ये है तो ये मैं ये इक्वेशन 1 में पुट कर सकता। सो पुट अबाउट इक्वेशन in equation 1 we get what we get in equation 1 f is equals to means m d square x by dt square equals to minus kx। कोई डाउट? अब इस kx को इधर लेकर आते हैं तो m d square x by dt square plus kx is equals to 0। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में ये m पैरामीटर मुझे चाहिए नहीं तो मैं m से डिवाइड कर लेता दोनों साइड में। m से ये साइड को डिवाइड किया, m कैंसिल हुआ तो मुझे मिला d स्क्वायर x बाय dt स्क्वायर प्लस यहाँ पे m से डिवाइड करना है तो k बाय m लिखा मैंने इनटू x इक्वल्स टू 0 के साथ डिवाइड करेंगे, पता है तुमको 0 डिवाइडेड बाय m कितना होता है m 0 0। ओके सो ये मुझे इक्वेशन मिला, ठीक है। तो ये मुझे जो इक्वेशन मिला हुआ है इस इक्वेशन को मैं बोलूंगा डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर लीनियर एसएचएम। दिस इज रिक्वायर्ड expression for the differential equation of linear SHM। कोई डाउट पूछो, इसकी थोड़ी डिटेल मैं आपको दूंगा ही, ठीक है। तो यहाँ तक के हम आज पढ़ने वाले थे और यह डेरिवेशन मुझे आपको बताना था और ये क्लोज करेंगे। ये असाइनमेंट है आपके लिए, आपको लिखकर इसे मुझे व्हाट्सएप करना है। यही सेम क्वेश्चन नोट, ये डेरिवेशन आपको एक रजिस्टर पर लिखना है और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको सेंड करना है जैसे कि वैसे। और साथ में रट जाओ, बहुत बार आया बोर्ड में, ठीक है। और इसी डेरिवेटिव यही डिफरेंशियल इक्वेशन से हम आगे के डेरिवेशन करने वाले हैं। फिर से आज का टॉपिक मैं बता देता हूँ हमने क्या क्या पढ़ा। मैं फिर से बताया, ये चैप्टर के अंदर हमें